स्टार्ट रिकॉर्डिंग। माइक टेस्टिंग, कोई कंट्रोवर्शियल बात अब नहीं की जाएगी कि रिकॉर्ड हो रहा है, कोई कभी भी केस कर सकता है मेरे ऊपर। ऐसे ही मैं चेकलिस्ट में चल रहा हूँ सबके। प्रिंटेड भेजा है मैंने, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का हैंड रिटन नोट्स जो है ना, वो मैं अगले हफ्ते तक अपलोड करूँगा। क्यों? क्योंकि मैं अभी बिज़ी हूँ दूसरे चैप्टर का नोट्स बनाने में। मैंने वेब का बना दिया, चैप्टर नंबर 5 का हैंड रिटन नोट्स बना दिया, चैप्टर नंबर 4 का हैंड रिटन नोट्स बना दिया, वो सबसे ज़्यादा 43 पेज का है। अभी 6 टॉपिक और ऐड कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। और समय के साथ, कहते हैं ना, समय बीतेगा तो चीज़ें निखरती हैं। कुछ समय के साथ इनके क्वेश्चन भी उसी में डाल रहा हूँ। देख लो, ये बुक देख लो, दर्द ना लगना चाहिए। इसके क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं उसमें धीरे धीरे, आज मांग के लाया हूँ ऑब्वियस से, ठीक है। तो समय के साथ नोट्स मेरा और बेहतरीन होगा। एक तो सैंपल पेपर वाला चीज़ एड ऑन करना है आप लोगों को, है ना। दूसरा क्या ऐड करना है, RVHT नाम से एक फाइल आ रहा है, RVHT01। क्या फुल फॉर्म है? रिवीजन हैंडआउट 01। आज मैंने 10 सवाल भेजा है, 10 या 15 जो भी 14। अभी तो ये चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 का आपस में कनेक्टेड है। अब ये क्या है, ये डेली टास्क है। अब ऐसा हो सकता है कि मैं डेली बना के ना दे पाऊँ, ठीक है, बट ऐसा मेरा अपने आप से कमिटमेंट है कि हफ्ते में 2 तो दे दूंगा मिनिमम, पूरे वीक में 2 दे दूंगा। अब चूंकि ये घर से करना है तो ओपन है आपके लिए, तो पहले तो चैप्टर रिवाइज करके अटेम्प्ट करना, और नहीं आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास रहेगा ही। इतनी सारी किताबें हैं, टुगेदर विथ यू, लाइक वो सवाल, इंटरनेट, ये सब है ही है। उसको आप करना, और कैसे करेंगे आप? A4 शीट में करेंगे। आप कोई नोटबुक नहीं बनाएंगे इसकी, एक A4 शीट बनाएंगे और तमीज़ से इसको लिखेंगे, सुंदर सुंदर, साफ साफ, और मेरे को चेक भी कराएंगे। कोई क्वेश्चन नहीं बिल्कुल आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन शीट मैं खुद ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये कोई नया चीज़ नहीं है, ये PYBQ ही मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से कंपाइल कर रहा हूँ बस, है ना। और कोई नया चीज़ नहीं है। वर्कबुक जैसे 10th में नहीं बनाते थे तुम, वही है, नया नाम दे दिया मैंने इसको, ताकि थोड़ा मोटिवेशन लगे, नया टॉपिक लगे बच्चों को। वन टू, हाँ, ऊपर लिखा था मैंने। अच्छा चलिए, तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वेटेज 3 से 6 नंबर, ठीक है। क्योंकि 17 मार्क्स में ज़्यादा चैप्टर है सेकंड मॉड्यूल में, है ना। तो अगर ये 2 चैप्टर अपकमिंग ख़त्म कर दूंगा तो हमारा 2 मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और मैंने आप लोग को एक फ़ोटो खींच के भेजा है जिसमें मैंने ऑलरेडी लिखे कि कितने चैप्टर डन हैं, कितने अपकमिंग हैं सितंबर में, और क्या क्या रह गया है मेरे को कराने के लिए, वो तो मैं डालूँ। प्लस मैंने अपनी भी लिस्ट बनाई है एक, कि मुझे क्या क्या मैंने लीव किया है, वो मैं लिखता जाता हूँ छोटे से। तुम लोग को लगता नहीं लिखता हूँ मैं, मेरी छोटी डायरी बनी हुई होती है जहाँ मुझे ये बात पता होती है कि मुझे क्या कराना है। जैसे आज गैल्वेनोमीटर का नोट्स देख रहा था मैं कि मैं पढ़ाऊँगा और सारे इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर, तो वो मेरे दिमाग में है कि मुझे क्या पढ़ाना है, तो उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए। तो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो पहले इसकी भूमिका शुरू करते हैं, फिर इसको शुरुआत करते हैं। चैप्टर 6, SL अरोरा,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। टॉपिक्स लिख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इसमें। पहला टॉपिक है आपका इंड्यूस ईएमएफ। फर्स्ट टॉपिक इंड्यूस ईएमएफ, फर्स्ट टॉपिक इंड्यूस। 3 क्लास में खत्म हो जाएगा ये, हाँ पूरा चैप्टर। इंड्यूस करंट, मैग्नेटिक फ्लक्स, फैराडे एक्सपेरिमेंट, फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई। अब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे इसको ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। एंड लेंस लॉ, तो इसको हम लोग बोलते हैं लोकी, ताकि आसान हो जाए। लेंस बोलने में मेरे को बड़ा दिक्कत होता है, मैं लोकी बोलूँगा, आप समझ जाना। लेंस लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, मोशनल ईएमएफ ऑन रॉड, हो जाएगा। कब है डेट? अरे हो जाएगा, पुराना जो रिवाइज स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद ईडी करंट, छोटे से टॉपिक हैं। 7th टॉपिक है इंड्यूस सेल्फ इंडक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन इन सोलेनॉइड, एक ही टॉपिक है ये। 8th टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, सही है ना। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस, कितने टॉपिक दिख रहे हैं? 9 है ना। 9 में से आपको जान के हैरानी होगी, आज 4 टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। बचा कितना? 5। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कहानी बताता हूँ मैं। ऑस्ट्रेट 18वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी के आसपास एक्सपेरिमेंट किया उसने। उसका एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा, बायो-सैवर्ट लॉ वगैरह। उसने ये कहा कि अगर किसी वायर में करंट प्रोड्यूस हो रहा है और यहाँ पे हमने रखा कंपस, तो इस कंपस में क्या होगा? डिफ्लेक्शन होगा। और ये डिफ्लेक्शन हमें बताता है कि ये जो वायर था सर, जिसमें करंट जा रहा था, उसने अपने चारों तरफ क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नेटिक फील्ड बोलना सही रहेगा, ठीक है। यानी कि इसी बेसिस पे हमारा क्या बनाया? सोलेनॉइड बना। ये तो स्ट्रेट वायर था, इसके बाद बना हमारा सोलेनॉइड। सोलेनॉइड जो है वो प्रॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करा, क्योंकि इसके पास साउथ पोल भी है और नॉर्थ पोल। चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास 2 ऐसे पैरेलल वायर हैं, वायर नंबर 1 एंड वायर नंबर 2, तो वायर 1 की वजह से इस पर फोर्स लगेगा F1, इसकी वजह से फोर्स लगेगा F2, वो हमने निकाला। ये सारा हमने चैप्टर नंबर 4 पढ़ा। इसके बाद जब ये तो हमारे बायो-सैवर्ट और ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट हो गया, उसके बाद एक व्यक्ति और आए 1831 में, नाम था उनका फैराडे एंड हेनरी,
ओहो, कितने साल बाद निकाला, छी छी छी, काफ़ी सालों बाद निकाला इसको मैं, अजीब सा देखो पैटर्न बन गया इसमें। अब ऐसे सोच रहा हूँ बिना कवर यूज़ करूँ, ऐसे ना यूज़ करने में हल्का लग रहा है। पहले मैं कवर काफ़ी लगाया, बहुत पुराना, 6 साल पुराना है। 1831 में एक और व्यक्ति आए, 2 लोग आए एक्चुअली, फराडे हाँ और हेनरी। इन लोगों के अंदर अलग ही क्रिएटिविटी थी, है ना, इनके अंदर अलग ही क्रिएटिविटी थी। हाँ जी सर, बताइए 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 सर। नहीं नहीं सर, अभी तक तो नहीं आया। इनके अंदर अलग ही क्रिएटिविटी थी। अब आजकल के बच्चे क्रिएटिव, फ़ोन चला रहा, मारूंगा जहाँ पड़ के। अच्छा, अलग ही क्रिएटिविटी थे। इन्होंने बोला कि एक काम करते ना, ऐसे सर्कुलर कॉइल लेते, है ना, और एक इंस्ट्रूमेंट होता था उस समय, गैल्वेनोमीटर। क्या होता था? अभी भी होता है। और एक क्या किया इन्होंने, बार मैग्नेट लिया। क्या लिया? बार मैग्नेट लिया, और इसको बहुत तेजी से टू एंड फ्रो किया, मतलब ऐसे गया फिर आया फिर गया आया। अब इसकी वजह से इस गैल्वेनोमीटर की जो निडल थी ना, उसमें डिफ्लेक्शन हुआ। ओके, कभी इधर कभी इधर, मतलब मान लो अगर हम इस तरह से मूव कर रहे थे तो डिफ्लेक्शन नंबर 1, हम दूर जाएंगे तो डिफ्लेक्शन नंबर 2 इस तरफ हुआ। अब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वो तभी होगा जब इस सर्किट में करंट होगा, बट इस सर्किट के अंदर कोई बैटरी, कोई सेल, ऐसा कोई डिवाइस नहीं लगाया गया जिसके वजह से पोटेंशियल बने। क्या बने? बिना पोटेंशियल के करंट होगा? तो इन्होंने बोला कि ऐसा है ना कि ये जो आपने वायर इधर उधर मूव कर रहे हो, इस वायर के वजह से इसके अंदर इंड्यूस्ड पोटेंशियल जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हुआ, ई नॉट। और बिकॉज इस इंड्यूस ईएमएफ के वजह से इसके अंदर इंड्यूस करंट भी प्रोड्यूस हुआ, जो कि हम लोग एसी करंट में बहुत पढ़े। याद आ रहा है कुछ? इसमें हमने बहुत सारी क्रिएटिविटी काम की, सेम फेज, डिफरेंट फेज, लैग लुक सब कर लिया। इसी कॉन्सेप्ट को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इनके एक्सपेरिमेंट को, इनसे बनने वाले नियम को। तो इन्होंने बोला एक्चुअली हो क्या रहा था, थोड़ा जूम किया इसको, एक ही कॉइल लिया, एक ही रिंग लिया। तो इन्होंने बोला कि सर एक रिंग ये था और ये हमारा मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ जैसा भी है। जब हम पास लेके आए तो एक्चुअली इससे ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी। यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको जब कट कर रही है उसके वजह से इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। किसी भी दिए गए सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करती है, किसी भी दिए गए सरफेस से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट करती है, तो इसको एक और क्वांटिटी बोला गया। तुम्हें चोट लग गई? क्या हो गया? तुम क्या उसको फ्लक्स बोला गया। क्या बोला गया? फ्लक्स को बोला गया, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। और ये डॉट प्रोडक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का। तो कहा गया कि जो फ्लक्स है, मान लीजिए ये आपका सरफेस था, इसके परपेंडिकुलर आपका होता है फ्लक्स, ठीक है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर के। बट ये भी तो हो सकता है कि सर इंक्लाइन प्लेन भी हो, ऐसे भी तो हो सकता है मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ छोटा सा एरिया लेंगे, उसका एक एरिया वेक्टर बनाएंगे ए, इनके बीच में बनेगा एंगल थीटा, इसका कॉस कंपोनेंट इसके ऊपर ले लेंगे, तो फिर यहाँ से बन जाएगा फॉर्मूला हमारा मैग्नीट्यूड वाइज, बी ए कॉस थीटा। ख्याल रखो भाई, आने वाला 5 महीना अपने आप को बचा के रखना है। सोचो 5 महीने बाद शादी है, समझो, तो बचा के रखो अपने आप को, स्किन केयर करो अपनी, ठीक है, डाइट पे ध्यान दो। 5 महीने ही बचा है, ख्याल रखो अपने ऊपर, कोई जंप नहीं, कोई बीमारी नहीं। तो ये सारा का सारा पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है, बहुत कुछ लिखना भी है इसमें, थ्योरेटिकल है एंड फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा,
जब फराडे हुए तो भाई एक भाई साहब एक और आए, लेंस भाई, वो कहाँ कम, ये दोनों बातें ये मिलके हेनरी फराडे ने बता दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तुम तो पढ़ के बैठे हो, थोड़ा बताना मेरे को, ठीक है। एक और व्यक्ति आए, लेंस भाई साहब। लेंस भाई साहब ने कहा कि जैसे ये आपका सर्कुलर रिंग था जिसमें करंट प्रोड्यूस हो रही थी, इस मैग्नेट के इसके करीब या दूर जाने से, है ना, इस मैग्नेट के करीब या दूर जाने से, बोले ये जो कॉइल है ना, ये भी कम नहीं है, देखो पढ़ा लड़का, ये कम नहीं है, ये क्या करता है कि इसको अपोज करता है अपने पास, कहता मत आओ। जब इसके पास आता है तो क्या करता है, ये भेड़िया है, ये अपना चेहरा बदलता है। ये अपना चेहरा कैसे बदलता है, जैसे ही नॉर्थ पोल इसके पास आता है ये एक नॉर्थ बन जाता है। आप चैप्टर नंबर 5 में जब पढ़ोगे वहां पे आप देखोगे जो सर्कुलर रिंग है वो डायपोल की तरह काम करता है। ऊपर से देखेंगे तो नॉर्थ पोल और डिनोमिनेटर से देखेंगे तो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, वो नोट्स में लिखा है मैंने। तो जैसे नॉर्थ पोल जनरेट होगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये दूर भागेगा। अच्छा, जैसे दूर भागता है ये फिर इसको नहीं रहा जा रहा है, ये फिर अपना रंग बदलता है, कहता है इतना भी दूर नहीं जाओ, वापस फिर आओ। तो कैसा बन जाता है अब ये, साउथ पोल बनता है। तो ये जो दूर गया रहता है भाई, है तो अपोजिट अट्रैक्ट कर लेगा, फिर वापस आएगा, और ये चलता रहेगा, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। और इसी के चलने की वजह से आपके सर्किट के अंदर इंड्यूस ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस होता। पक्की बात है। तो कुछ लेखन प्रक्रिया शुरू करते हैं, फिर से थोड़ा लिखना भी जरूरी है इसको। ओके सर, ये कुछ 9 टॉपिक हैं, कुछ इसमें रह गया हो तो बताना, कुछ सिलेबस अपडेट के हिसाब से इन 9 टॉपिक को कवर करना है। 4 टॉपिक तो आज ही कवर हो जाएगा, जिसमें मैंने फराडे का एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी अभी मैंने बता दिया जो हम कर रहे हैं, उसी को लिखना नहीं है वैसे, बस हेडिंग बना के छोड़ देना। तो चलिए सर शुरू करते हैं। पहला एसएल से पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। हेडिंग लिखिए मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स लिखिएगा। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, through any surface placed in a magnetic field is the total number of, जैसे हमारा 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे चैप्टर नंबर 1, 2 से। तुम पिछली बार क्लास में नहीं आए थे तो मैंने इसको बताया, चैप्टर 1, 2 में फिर से पढ़ाऊंगा, ठीक है, डिटेल में। उसको लेकर समस्या है, वो समस्या सॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है। वो मेरी जिम्मेदारी है। मैग्नेटिक लाइन, मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, बट जो तुम्हारी जिम्मेदारी है वो तुम निभाओ, वो तुम्हें करना है, ठीक है। 2 चीज़ बनानी है, ये लास्ट क्लास में नहीं आया था, मैं आज बता देता हूँ तुम्हें फिर से। 5 मिनट लगेगा, वेस्ट होगा 5 मिनट। क्या करना है, अगेन ये सारा काम तुम्हारा है, मेरे को बोर्ड में नहीं बैठना है। इफ़ यू टेक दिस सजेशन सीरियसली, अपने आप नंबर बढ़ जाएगा। जितना पढ़े हो, जैसे पढ़े हो, सभी ऐसे ही पढ़ते हैं। 19-20 ही होता है, थ्योरी सब बराबर पढ़ते हैं, नोट्स टेस्ट सब बराबर होता है। आपको अपने पढ़ाई में एक चीज़ ऐड करना है, सैम्पल पेपर, ठीक है। सैम्पल पेपर 30 होंगे। टाइमलाइन मैंने आपको व्हाट्सएप पे दे दिया है फोटो खींच के। यहाँ ना हो पाएगा कोई दिक्कत नहीं है, अपने घर पे कर लेना, टाइमर लगा के, नहीं भी टाइम लगे टुकड़े टुकड़े में कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही आप सैम्पल पेपर 1 करोगे, मान लो 33 या 36 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन आपके ब्लंडर गलत हो गए। एमसीक्यू छोड़ो, एमसीक्यू की बात नहीं कर रहा मैं, केस स्टडी की बात नहीं कर रहा मैं, बात कर रहा हूँ सेक्शन बी, सी, डी की बात कर रहा हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर वाले। फॉर एग्जाम्पल आपने सैम्पल पेपर नंबर 1 किया और क्वेश्चन आ गया आपका ये डाइपोल मोमेंट पे, और वो गलत हो गया तुमसे, कोई दिक्कत नहीं है। पेपर होने के बाद मैं चेक कर दूंगा, या तुम सेल्फ भी चेक कर सकते हो, सोल्यूशन में डाल दूंगा अगले दिन, वो तुम्हारा काम। मैंने अगर 1 तारीख को सैम्पल पेपर डाला है तो 2 तारीख को मैं सोल्यूशन डाल दूंगा अपने, क्योंकि अब तुमको करना है। सोल्यूशन नोटबुक एक बनानी है, सैम्पल पेपर मिस्टेक नोटबुक, मिस्टेक नोटबुक। 5 में गलतियां हुई, उन 5 गलती को
सॉल्यूशन नोटबुक में। अगर थोड़ा मैनेज कर पाओ, अच्छा लगेगा, थोड़ा लगता है बहुत सुंदर बनना चाहिए, टेक अ प्रिंट आउट, कट द क्वेश्चन, चिपका दो। ये सब बहुत छोटे क्लास का काम है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ये हमारे छोटे क्लास में सिखाई जाती है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट है। क्वेश्चन काट के चिपका दिया तुमने, सोल्यूशन अपने हाथ से सुंदर सुंदर लिख लिया, ऐसे और ऐसे देख के टुगेदर विद से 20 किताबें हैं। अगला टेस्ट है अगले हफ्ते है, 8 दिन का गैप है, हर सैटरडे संडे रखा है मैंने, एक एक सप्ताह का गैप है। जो भी पढ़ के तो आना ही, ये पढ़ ही रहे हो तो सोल्यूशन नोटबुक आधे घंटे देख के आना। कितने? इतना तो कर सकते हो। किस्मत तुम्हारी अच्छी हुई, फिर से मैंने डायपोल का क्वेश्चन डाल दिया, अब क्या होगा? वो गलत नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा गलत, तुमने गलती के पे काम कर ली। बच्चों को समझा रहा था मैं कि एक रास्ता है, बहुत जगह गड्ढा है, तो जब तुम पहली बार जा रहे हो आंख पट्टी बांध के, तो गड्ढे में गिर गए। अंधा कैसे अपने, जो जिनकी आंख नहीं होते वो कैसे सीखते चलना? गलतियों से ना, छोटा बच्चा भी गलतियों सीखता है। जब तुम सेकंड टाइम चलोगे तो इस गड्ढे से बाईपास हो जाओगे, इस गड्ढे पे नहीं जाओगे, फिर ऐसे जाओगे, क्योंकि ये रास्ता तुमको समझ आ गया कि यहाँ पे गड्ढा है। ऐसे अपनी गलती पे काम कर लेना है। ये जरूर ऐड करो। अगर तुम्हारे 50 मार्क्स आ रहे होंगे बोर्ड में, इसको ऐड करने से 10 नंबर पक्का बढ़ेगा। ये मैं तुम्हें एग्रीमेंट में लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि ये टेस्टेड देखा हुआ है, किया गया है, ऐसा करते हैं, मैंने किया और भी लोग कर रहे हैं। दूसरा क्या काम करना है, कोई ऐसा तुम्हारे लिए डेडलाइन नहीं है, एक वीक में 2 हैंड आउट दूंगा मैं। रिवीजन HT चैप्टर 1 से शुरू करा, रिवीजन हैंड आउट 1 अभी आज को अपलोड किया है। ये भी कोई टेस्ट नहीं है, तमीज से इसको प्रिंट आउट निकाल लो, चाहे वैसे ही, लेकिन इसको तुम्हें A4 शीट में लिखना है। एक बंडल खरीद के लाना, 190 रुपये का आएगा, बस 500 पेज आएगा। वो तो ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। मोमोज 2 दिन मत खाना, उतने का ही है वो। हाँ, सैंडविच आज का 80 रुपये के नीचे नहीं देता सैंडविच, ये 2 दिन सैंडविच मत खाना, आपका वो आ जाएगा मटेरियल, लेकिन वो बहुत यूजफुल चीज़ होगा। तमीज से, सुंदरता से इसको लिखा, समझ लो तुम्हारा असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट है स्कूल का। उसके बाद हर टेस्ट में ये RVHT चेक रिवाइज करना, क्योंकि मैं जो भी सैम्पल पेपर बनाऊंगा या जो टेस्ट बनाऊंगा, मतलब सैम्पल पेपर तो बनाया है, टेस्ट अगर बनाऊंगा, इन सब चीज़ों को इसमें पुट करूंगा। तुम्हारा टेस्ट में मार्क्स अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 2 महीने के अंदर तुम्हारा सारा रिवीजन भी हो जाएगा। क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस लिखूंगा तो मेरे दिमाग में फिल्टर करके कंटेंट, आज मैंने एक इससे बनाया है, घबराना नहीं, ये CBSE के लिए ही है, ये CBSE का दिया गया, इसी में से मैंने बनाया है। इसके सोल्यूशन यूलाइक में है, ऑल इन वन में है, हर जगह, ये कोई नई बुक नहीं है, बस कंपाइल किया गया है। ठीक है, हो जाएगा नहीं सर? ये तुम्हारे ऊपर है, बड़े हो चुके हो, ठीक है, 12th में हो, अगले साल कॉलेज में चले जाओगे, कॉलेज में तुम्हें कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, पढ़ो चाहे भाड़ में जाओ, कोई नहीं बोलता है। नेवर एवर प्रोफेसर आस्क कि तुम होमवर्क करो, प्रोफेसर ओनली डू कम गिव लेक्चर, तुम्हें समझ आए चाहे ना आए। जब कॉलेज में जाओगे ना, तुम स्कूल को मिस करोगे, कहोगे यार स्कूल वाले टीचर, ट्यूशन टीचर बड़े पागल होते थे, पीछे ही पड़े रहते थे, होमवर्क करो होमवर्क करो, ये तो कहता ही नहीं बुढ़ा खड़ूस, तो फिर नहीं पढ़ोगे, फेल हो जाओगे। रिपीट, सेमेस्टर रिपीट, ठीक है। तो अगर वो नहीं करना तो अभी से हैबिट डेवलप कर लो। समझ लो कॉलेज में ही हो, कॉलेज में कभी भी टीचर कभी नहीं बोलता है। मेरा IIT के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर नाम सुन के हंसना नहीं, इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल पर्सन, प्रोफेसर पांडुरंगन नाम था उनका, इज़ अ वेरी इंटेलेक्चुअल। उनके बारे में कोई पढ़ना, जितना रिसर्च किया है ना, लोगों की पुस्तक भी जाएगा, इतना ज़्यादा उनका रिसर्च पेपर और थीसिस है। आफ्टर रिटायरमेंट IIT ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर इतना नॉलेज है, कहाँ जाओगे, अगेन हमारे यहाँ पढ़ाओ। ही इज़ अ कंप्यूटर साइंस फैकल्टी, और उनका डोमेन है एल्गोरिथम। मैंने उनके यहाँ 6 महीना मतलब हमारा कोर्स चला था, एडवांस एल्गोरिथम उन्होंने हमको पढ़ाया था। ऐसा बनो। वो बंदा कभी भी टेस्ट और नोटबुक पे बिलीव करता ही नहीं था, उसकी सारी पढ़ाई उसके यहाँ दिमाग से होती थी, और उसकी एक एक लेक्चर थ्योरी जो होती थी, वो एक एक लेक्चर रिसर्च का टॉपिक होता था। 100 नंबर का पेपर है, बच्चे 2 या 1 नंबर पाते थे, लेकिन जो 2 और 1 पाते थे वो भी टॉपर होते थे। क्यों? क्योंकि सारा टॉपिक रिसर्च का होता था। उसके असाइनमेंट कर लो, A+ दे देता, तुम रोते हुए कहे सर फेल हो रहे हैं, थोड़ा देख लेना, A+। ही बिलीव कि तुम ये लर्न करो। बहुत बड़ा आदमी है, उसके बारे में जो पढ़ोगे ना तुम, दिमाग जो पढ़े लिखे लोग वही समझ पाएंगे कि ये क्या आदमी है, कितना रिसर्च, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में उसका नाम है, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में उसको बुलाया जाता है, स्पीच देता है वो, इतना ज़्यादा कंप्यूटिंग का नॉलेज है उसको, ये सॉफ्टवेयर जो भी एल्गोरिथम पे डिज़ाइन होती है।
ठीक है। उसके बहुत सारे पेपर पे आज का सुपर कंप्यूटर बनते हैं उसके, उनके पेपर पे इतने हाईली पढ़े लिखे, प्रोफेसर पी पांडुरंगन। तो वैसा बनो, ठीक है। अलग यही कर सकते हो तुम बाकियों से, बाकी नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। दुनिया चल रही है, तुम भी चलोगे, मैं भी ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तुम 2 बच्चे बैठे हुए हो, कोई 6 बच्चे नए जुड़ रहे हैं, वो भी 6 बच्चे पढ़ेंगे, है ना। बैच 3 मेरा आने वाला है, रजिस्ट्रेशन हो गया है, 13 सितंबर से चालू होगा। यहाँ नहीं, यहाँ तो अमीर बच्चे रहते हैं, हम गरीबों को पढ़ाते हैं जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं, जिनकी अमीरी केवल आईफोन तक नहीं होती है ना। क्यों क्यों शब्द मेरे हैं, ठीक है, इशारे तुम्हारी तरफ नहीं आएंगे, ठीक है ना। एनीवे, द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक क्या लिखा मैंने, हाँ, मैग्नेटिक लाइन, इसके बाद लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस surface normally. It is measured as product of, second point, it is measured as product of, it is measured as the product of component of magnetic field normal to the surface and the surface area. फिर डायग्राम, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, एरिया वेक्टर जिसका नॉर्मल वेक्टर है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है। इसका एरिया ए है, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा, हाँ, बी डॉट ए दैट इज बी ए कॉस थीटा। लगे हाथ यहाँ पे एक और डायग्राम बना देना, बी यहाँ से नॉर्मल बनाना, एरिया वेक्टर, क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड से है, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, कुछ नहीं। ये तो फोर्स का होता है, वो तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय मैग्नेटिक फील्ड है। पता नहीं, अब आएगा तो बता दूंगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं है मेरे को समझ आ रहा है। हाँ, मैग्नेटिक डायपोल करा होगा, हाँ, उसका हो सकता है। अगर हमें सरफेस उबड़ खाबड़ मिल जाए, यूनिफॉर्म ना मिले, बी का रख दो फॉर्मूला ला के यार, बहुत सारा बी का भी तो फॉर्मूला होता है। दूसरा, अगर सरफेस यूनिफॉर्म ना हो, उबड़ खाबड़ हो, ये तो सरफेस यूनिफॉर्म ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, छोटा सा एरिया वेक्टर काट लेंगे, हाँ, और छोटे से एरिया का फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल फ्लक्स निकल जाएगा। तो नेक्स्ट छोटा सा लिख लेना, if area is not uniform, next third point, if area is not uniform, third point, if area A not यूनिफॉर्म, इस चैप्टर का नोट्स बहुत अच्छा बनेगा, तुम लोग देखना, नॉट यूनिफॉर्म टेक अ एरिया ऑफ डी ए, टेक अ एरिया ऑफ डी ए, छोटे से डी ए के लिए छोटा सा मैग्नेटिक फ्लक्स, इसमें नॉर्मल यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फ्लक्स आपस पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, क्या होंगे,
परपेंडिकुलर होंगे। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 90 जीरो होता है, पक्की बात? जीरो, ठीक है। तो यहां से आपका हो जाएगा b cos थीटा डी ए, ये हो जाएगा आपका b डी ए cos थीटा, दैट इज b डॉट डी ए वेक्टर। तो ये तो आपको थोड़ा सा फ्लक्स मिला। अगर आपको टोटल फ्लक्स चाहिए तो क्या करना होगा? इंटीग्रेट कर देंगे। फॉर टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट, तो जो भी सरफेस होगा, सिलेंडर होगा तो सिलेंडर का एरिया हो गया, स्फीयर होगा तो स्फीयर का एरिया हो गया, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और उसकी वैल्यू पढ़ी थी F इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। फोर्स ड्यू टू, यहाँ पे बी छूट गया, बी क्यू वी साइन थीटा, है ना। लॉरेंस फॉर्मूला से कुछ था ना, फॉरेंस पढ़ता लॉरेंस ऐसे करके। उन्होंने कहा था कि अगर कोई चार्ज क्यू है जिसको वी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड आपने छोड़ा, अगर आपको याद आ रहा होगा, तो वो ऐसे कुछ था ना, ऐसे क्रॉस था मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ से आपने क्यू चार्ज को छोड़ा वी वेलोसिटी से, तो इसमें जाने के बाद फोर्स लगने की वजह से वो किस में आ जाएगा? सर्कुलर पाथ में। कौन सा? राइट हैंड पाम रूल लगता था या लेफ्ट हैंड? पक्का ना? ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, है ना। कैसे ये गोल घूम रहा, कैसे होता था? फोर्स कैसे लगता था? एक ये वाला भी था ना, हाथ वाला, एक हाथ वाला भी था ना। अच्छा, वो करंट, ये वाला तो करंट लगेगा, ये करंट, ये फोर्स, अरे मैं यहाँ तो करंट है, यहाँ वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए कौन सा लगेगा? एनीवे, देख लेते हैं, अभी देख लेंगे। अभी तो फिलहाल मुझे याद है ना कैसे ये घूमने लगता है सर्कुलर पाथ में, क्योंकि हर जगह पे फोर्स लगता है। अब फोर्स कितना लगता है? वो लगता है क्यू बी साइन थीटा, है ना। तो यहाँ से बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, है ना। तो फ्लक्स के में रख देते हैं बी, फ्लक्स में इसको रख देते हैं, तो फ्लक्स का एक नया फॉर्मूला बन गया। फ्लक्स का बी ए था ना मैग्नीट्यूड वाइज, बी इंटू ए, बी इंटू ए, तो बी की जगह ये रख देंगे एफ अपॉन क्यू, यही कह रहे थे क्या तुम तब से? ये आपका एक और फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया, जिसमें एफ फोर्स है आपके चार्ज के ऊपर, क्यू चार्ज है, वी वेलोसिटी है, और साइन थीटा एंगल बिटवीन हम लेंगे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और ए क्या है? एरिया है उस सरफेस का जिस सरफेस की हम बात करते हैं। एसआई यूनिट फ्लक्स का होता है वेबर। क्या होता है? वेबर। एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स वेबर होता है, WB, और एक वेबर होता है 1 टेस्ला के बराबर, है ना। 1 वेबर इज 1 टेस्ला 1 मीटर स्क्वायर, तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। 1 वेबर is the flux produced when uniform magnetic field of 1 Tesla act normally over the area of 1 meter. Simple. इस किससे बना? ये तो इसी से बना, फॉर्मूला है ना। फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए से बना। मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट होता है टेस्ला, है ना, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो 1 1 रख दिया हमने, इसको बता दिया। और भी यूनिट होती है, मैक्सवेल भी यूनिट होती है, ठीक है। ये भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है, सीजीएस यूनिट होती है मैक्सवेल, और 1 मैक्सवेल होती है 1 गॉस, मतलब गॉसियन सरफेस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 वेबर इज इक्वल टू होती है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। 1 वेबर इज इक्वल टू होती है 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल। छोटी यूनिट है मैक्सवेल, सीजीएस यूनिट है।
ये एक रिलेशन होता है। नेक्स्ट हेडिंग, फैराडे एक्सपेरिमेंट। लिखना नहीं है, मतलब हेडिंग डाल लो, पॉइंट्स बना, अरे 3 एक्सपेरिमेंट किया, बस 3 पॉइंट लिख के छोड़ देना क्योंकि हमें पता है सारी बातें। नहीं एक्सपेरिमेंट, लॉ इसके बाद आएगा। ठीक है, उसी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कि टॉपिक में सारा टॉपिक बन जाएगा। सो मंडे से हम लोग पढ़ेंगे, मंडे को जो है हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, बोलो है ना? तो 1 to 7 कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक सीक्वेंस हो जाएगी ना 1 to 7, और वेव शायद 8 है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 8वां चैप्टर है, उसके बाद है ना, एसी करंट के बाद है, तो 8 हो जाएगा। फिर सेमीकंडक्टर का बचा हुआ पार्ट खत्म करेंगे, और उसके बाद बीच उसमें वेव ऑप्टिक्स किसके में आ रहा है, तो वेव ऑप्टिक्स करा देंगे। 10 चैप्टर हो गए, पता है, तो रिवीजन स्टार्ट करो तो फिर हाँ करा देंगे, ईवी रोक देंगे, फिर उसमें क्या है। ये तो आ रहा है ना फैराडे ने 3 एक्सपेरिमेंट किया, बस नाम लिख के छोड़ देना क्या क्या एक्सपेरिमेंट। पहला मैं समझा देता हूँ हिंदी में, इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ स्टेशनरी कॉइल एंड मूविंग मैग्नेट। थोड़ी देर पहले मैं स्टार्ट किया चैप्टर, तो जो एक्सपेरिमेंट आपको बता रहा था वो यही था। इसमें जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ये कैसा होगा, रुका हुआ होगा, क्या मूव कर रहा होगा, मैग्नेट है ना, मैग्नेट हमारा मूविंग होगा। यहां पे आप गैल्वेनोमीटर लगा दो, एक गैल्वेनोमीटर, ठीक है, तो इसमें आपका इंड्यूस ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस होगी। ये रेस्ट पे है, कॉइल किस पे है, रेस्ट पे है। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया है इन्होंने, मैग्नेट को क्या किया इन्होंने, रेस्ट पे कर दिया और कॉइल को मूव कर दिया, तो भी इंड्यूस ईएमएफ होगा। सेकंड एक्सपेरिमेंट, इंड्यूस्ड ईएमएफ विथ अ स्टेशनरी मैग्नेट रुका हुआ है इस बार, और क्या मूव कर रहा है, कॉइल, मूविंग कॉइल। तो क्या करना है इसमें, कहानी ये है कि मैग्नेट को रोक दिया हमने स्टेशनरी, मान लो जमीन में गाड़ दिया हमने, या इसको स्टैंड लगाकर फिक्स कर दिया, ऐसे कर सकते हैं ना हम लोग, ऐसे हो सकता है ना, फिक्स कर दिया हमने मैग्नेट को। और हमने क्या किया, जो कॉइल है ना, कॉइल, इस कॉइल को एक ट्रॉली पर रख दिया, और कभी इसके पास ला रहे हैं, कभी इससे दूर, क्योंकि मैग्नेट तो अपना मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे निकाल रहा है, उसमें कोई इशू नहीं है, है ना, उसमें कोई वो कुछ नहीं होने वाला है, वो तो निकलता रहेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन, नॉर्थ से साउथ निकलेगा। इसको कभी पास ला रहे हैं, कभी दूर, जब पास लाए तो देखिए 2 लाइन इसके अंदर चली गई, दूर ले गए तो 0 हो गया, तो इसके हिसाब से यहाँ पर गैल्वेनोमीटर की रीडिंग, मान लो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा दो, ऐसे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आपको मिल गई। तो क्या मूविंग है, मूविंग क्या है इसमें, कॉइल, तो कॉइल इज मूविंग, कॉइल इज मूविंग एंड मैग्नेट इज एट रेस्ट, मैग्नेट इज एट रेस्ट। तीसरा जो तुम लोग ने एनसीईआरटी में 10th में नए वाले सिलेबस में काट दिया गया, पुराने वाले बच्चे पढ़े थे, थर्ड एक्टिविटी क्लास 10th में था ये, थर्ड, इन्होंने क्या किया, सोलेनॉइड बनाने की कोशिश की। एक ये अवेलेबल नहीं है, वहां से देना, नहीं यार वहां से देना बेटा, जी साहब पानी की बोतल, धीरे सर आ गए, अरे वाह, ये देखो, एक पतली सी पाइप ले लो, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी प्लास्टिक की पाइप ले लो, और उस पर बना दो ऐसे सोलेनॉइड, क्या बनाओ, सोलेनॉइड बना लो, और यहां पर थोड़ी और बड़ी बना देते हैं इसको, यहां पर लगा दो एक और कॉइल, और उस कॉइल में क्या लगा दो, गैल्वेनोमीटर, क्या लगाओ भाई, गैल्वेनोमीटर तो बताएगा कि करंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जैसे तुमने स्विच ऑन की, इसमें करंट प्रोड्यूस होगा और दौड़ेगा करंट, और इस करंट की वजह से ये कैसा बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा है, तो सोलेनॉइड ही
तो यहां से क्या निकलेगी, कलर चेंज किया जाए ग्रुप, यहां से क्या निकलेगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेगी। और यह मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें क्या प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करेगी। ये था आपका तीसरा एक्सपेरिमेंट। ये 3 एक्सपेरिमेंट किया किसने, हमारे गुरु महान, उनकी आत्मा को शांति मिले, कोई नाम वाम नहीं है, ठीक है। फराडे साहब ने ये सारा एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद एक्सपेरिमेंटली उन्होंने 2 नियम दिए, 2 लोगों का नियम एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, फराडे साहब का भी मिला के और लेंस साहब का भी। फराडे साहब बताया इन्होंने, फराडे साहब का जो नियम बताता है या फराडे साहब का जो लॉ बताता है, वो बताता है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड और कितना इंड्यूस ईएमएफ बना, 10 वोल्ट, 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, है ना, मैग्नीट्यूड देता है। और लेंस भाई साहब डायरेक्शन देते हैं, क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। लेंस भाई साहब डायरेक्शन देते हैं, समझना। 2 लोग, डायग्राम लो, डायग्राम देखो, इसका डिटेल आपको नेक्स्ट वीक तक डिटेल नोट्स मिल जाएगा, इसका हैंड रिटन। मैं धीरे धीरे सारे चैप्टर्स लिखना शुरू कर दिया हूँ फिर से, ताकि हैंड रिटन मेरे नोट्स आपके पास अवेलेबल रहे। हैंड रिटन चैप्टर 4 चला गया है आपके पास, ऑप्टिक्स के चला गया है, 5 चला गया है, वेव का चला गया है, सब धीरे धीरे मिल जाएगा। बोर्ड तक तुम्हारे पास मेरे सारे हैंड रिटन रहेंगे, है ना। मेरे को भी समय लगता है लिखने में, टाइम मिलना चाहिए। मैं तो खुद ही बिलीव करता हूँ नोट्स पे, अपने नोट्स पे देता हूँ जरूर। 10th से तुम लोग आधा देखे हो मेरे। बात समझना, जो फराडे भैया थे बहुत फराडिया थे। क्या थे, फराडिया। फराडिया जानते हो कौन होता है, जो पैसा लेके भाग जाता है ना। तो फराडे साहब फराडिया थे, तो ये फराडिया बातें करते थे। ये क्या बातें करते थे, ये बातें करते थे मैग्नीट्यूड के बारे में, हमेशा पैसा पैसा। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, पैसा, अमाउंट। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में बात करते थे। तो इनका दोनों जो भी इन्होंने लॉ दिया वो क्या बताता है, इंड्यूस ईएमएफ के बारे में बताता है। जो लेंस भैया थे वो तो ठीक ठाक थे, ये इंसानों के चरित्र के बारे में बात करते थे। चरित्र के बारे में मतलब ये अच्छा व्यक्ति है, ये बुरा व्यक्ति है ना। तो अच्छा व्यक्ति बुरा व्यक्ति कैसे बोलते हैं, इसकी डायरेक्शन सही नहीं है, गलत संगत में है। डायरेक्शन बताते थे, क्या बताते थे, डायरेक्शन। अब मेरे को यही एग्जांपल ऑन द स्पॉट समझ आ रहा था, मैं बता रहा हूँ, ठीक, कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, ठीक है। तो ये देते थे डायरेक्शन के बारे में, किसका देते थे, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, ठीक है। इन दोनों को मिक्स करके हमारा बनता है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लिखिएगा अगला हेडिंग, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम यार नीट की पीवाईबी की किताब क्यों नहीं खरीद लेते हो, या नेट से डाउनलोड कर लो, मैं भेज देता हूँ 35 साल की, थोड़ा थोड़ा पढ़ो उससे, 5 सवाल 2 सवाल, कोई नहीं, एमसीक्यू 5 लगाओ, तुम्हारे अंदर वो एक वो लगेगा कि कॉन्फिडेंस आएगा। कुछ ना लगाने से बेटर लगाओ, यदि संडे को बैठो और छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन लगाते रहो, तुम्हें अच्छा लगा, रहे ऐसे आते हैं, ये आता है, फिर तो अंदर ये वाली भावना आएगी, मैं तो पढ़ लूंगा। धीरे धीरे वो बिल्डअप होगा हार्मोन्स, फिर तुम पढ़ लोगे, ठीक है। तो शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा पढ़ना, ठीक है। बाकी यार मेरी बहन मेरी बात मानी नहीं, मैं क्या बोलूँ, बच्चे बात नहीं मानते। इंसान अपने घर में अपने ही परिवार से हारा होता है, नहीं तो वो बायो बहुत अच्छा पढ़ा देती है। 360 नंबर है यार उसके, 320 नंबर हैं, बड़ी अच्छा मार्क्स है उसके, बहुत अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे नोट्स बने। तेज कर दो, ओहो कर देते हैं यार, ऐसी आवाज़ है। अब ठीक है, ठीक है, लिखिएगा लॉ ऑफ इंडक्शन में पहले लिखिएगा फराडे फर्स्ट लॉ, फराडे फर्स्ट लॉ पहला लिखिएगा, वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स, वेन एवर द मैग्नेटिक। तो ये अनाउंसमेंट जाके कर देना अपने दोस्तों में, अगले साल से अनुसर केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ओनली 11th, ठीक है। एक साल 11th ही पढ़ाता हूँ क्योंकि केमिस्ट्री आसान है, अब केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। बच्चे बड़े 2-2 सब, मेरे बच्चे 2 तक क्यों भटके, क्यों,
मैं 11th की केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, उसके अगले साल 12th की भी केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। आसान होती है, लेकिन आसान होती है। 11th बहुत आसान है, सभी खुश हैं जो जहाँ पढ़ रहे हैं। मेरे इंस्पिरेशन है शंकर सर, ड्यू रिस्पेक्ट, इज़ अ वेरी रिनाउंड टीचर ऑफ रमेश नगर, और उनकी तरह बनना है मुझे। 40 ईयर हो गया उनको पढ़ाते हुए, अभी भी पढ़ा रहे हैं, स्टिल ही पढ़ा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट पे, अपना घर का है, कोई बैनर कोई पोस्टर कुछ नहीं है। 90,000 फीस है उनकी केमिस्ट्री एंड फिजिक्स की, और नो ट्रायल नो डेमो, एडवांस फीस 0 डे। 0 डे का मतलब आज दे दो, कल से पढ़ना है। आपने पढ़ा, आपको नहीं समझ आया, 1 महीना पढ़ा, 1 महीने की फ़ीस काट के आपको सारी फीस वापस कर देंगे। ऐसा उनका एग्जिट पॉलिसी है कि आप ऐसे एग्जिट कर सकते हो। उनके पास वो बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप उनसे पढ़ चुके होते हैं, कोई ना कोई पढ़ा होता है उनसे, उन्हीं के बच्चे आते हैं। आराम से 2 बैच लेते हैं, 100 बच्चे हैं उनके पास दोनों मिलाकर, फिजिक्स केमिस्ट्री 11 12 100 ही बच्चे हैं। लेकिन अगर तुम 90 को 100 से गुणा करो तो समझ जाओगे कितना होता है ये। 9 करोड़ के आसपास हो रहा है या 90 लाख के आसपास हो रहा है। 90 लाख होता है, इतना मैथ मेरा ठीक नहीं है, तुम लोग देख लेना। 90,000 फीस है उनकी, नो डिस्काउंट। आज के टाइम पे भी उनके पास कीबोर्ड वाला फ़ोन है, आप ना उनको व्हाट्सएप में मिलेगा, ना इंस्टाग्राम पे आप उनको खोज पाओगे, ना कोई सोशल मीडिया उनका। उनके नंबर बोलते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं वो नंबर लाते हैं, नंबर बोलते हैं। पेडागॉजी 90s वाला ही है, पेडागॉजी में कोई चेंजेस नहीं आया। हम लोग इतना तामझाम किए, कुछ नहीं भाई, वाइट बोर्ड में 100 बच्चे हैं उनके पास इस समय, तो कितना 90 लाख हो गया ना, तो 90 अगर मैं सही लिखा हूँ तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, बेस्ट। घर पे पढ़ाते हैं, ये 1 साल का है। रिलैक्स, ओनली 11th एंड 12th, कोई झंझट नहीं। बच्चे सारे सेटल्ड हैं यूएस में, सारे बढ़िया बढ़िया पोस्ट पे बच्चे हैं, सारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि इतने कि वो नहीं ये सब करें तो वो रिटायरमेंट ज़िंदगी जी सकते हैं। एज है 65 प्लस के ऊपर एज है, बट बिकॉज उनको पढ़ाना अच्छा लगता है, वो पढ़े लिखे बहुत हैं, उनका एजुकेशन बहुत ज़्यादा है, सो PhD इन फिजिक्स, सो ही एंजॉय। ऐसा बनना है ना, टमटमा नहीं करना, ये सब बनना है। उसको बनने के लिए समय लगेगा, अपने आप को वैसा बनाना पड़ेगा, ठीक है। वो हो जाएगा, 1-2 साल में मैं कर लूँगा, 2-3 साल लगेगा, मैं उस लेवल में पहुँच जाऊँगा, उनके जैसा हो जाऊँगा मैं। फर्स्ट लॉ में वेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विथ क्लोज सर्किट चेंजेस, लिंक विथ क्लोज्ड circuit changes an EMF is induced in it which last only so long as the change in flux is taking place. This phenomenon is called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब कल लेक्चर में पढ़ा रहा था रमेश नगर पे, ये कल मैंने पढ़ाया है, आज यहाँ पढ़ा रहा हूँ। एक सवाल बच्चे ने पूछा, होता है कि कभी कभी हम पढ़ा रहे होते हैं तो हम वो जोन में होते हैं तो सवाल सिंक नहीं कर पाता है। सवाल उसका ये था कि बढ़िया सवाल था कि सर आपने ये कहा ना कि एक सर्कुलर रिंग है आपके पास, इस सर्कुलर रिंग के इर्द गिर्द आपने क्या किया, बार मैग्नेट को टू एंड फ्रो कराया, यही किया ना, टू एंड फ्रो कराया, और टू एंड फ्रो करने की वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हुआ। जब मैं डिफिनेशन लिखवाया था तो इस डिफिनेशन में एक वर्ड आया है क्लोज्ड सर्किट। क्या आया है? मैंने कहा अंडरलाइन करना, बोला सर ऊपर में भी तो हो सकता है। एट द लास्ट करना क्या है,
मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रॉस ही तो करना है, मतलब ये टॉर्च है, समझो ये टॉर्च है और इस टॉर्च से क्या निकल रहा है, फ्लक्स निकल रहा है, तो पास ही तो कराना है, चाहे सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो, क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा। मैंने कहा यार इसकी बात तो सही है, मैंने हाँ बोल दी। अभी रियलाइज हुआ कि सर्किट क्लोज क्यों होना चाहिए। ये सारी घटनाएं घट रही हैं बिकॉज फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ, सिंपल सर्किट बनाते हैं बस एक वायर का, ऐसे लिया हमने और मैंने सर्किट यहां पे क्लोज नहीं किया। ये इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इस चार्ज जो यहां पे रखे हुआ है ना उसको विचलित कर रही है बस, कि अपनी जगह से हटे, वो अपनी जगह से, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। अगर मान लो विचलित किया और चार्ज हटा ऐसे, बड़ा अच्छा मेरे को क्लिक किया अभी, तो मैंने कहा बताता हूं तुम लोग को। और जैसे इसको सर्किट मिलेगा ब्रेक, तो वो क्या हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, रास्ता तो कंप्लीट चाहिए। तो जब चार्ज ही नहीं आगे बढ़ेगा तो इंड्यूस ईएमएफ घंटा होगा, इसलिए सर्किट क्या है, क्लोज। तो कल तो जवाब नहीं दे पाया था, हो सकता है भरत तुम मेरी वीडियो देखो, भरत बहुत अच्छा बच्चा है, टॉपर है और फर्स्ट प्री बोर्ड मिड टर्म दिया है उसने। मैंने उसको बोला कि तुम 50+ लाते हो तो मेरे लिए तुम टॉपर हो, और वैसे भी टॉपर है, 10th में 98 था उसका, तो टॉपर ही है वो। तो भरत का सवाल था तो मैंने एड्रेस कर दिया, मेरे दिमाग में आया कि सर्किट शुड बी कंप्लीट, बिकॉज इफ सर्किट इज नॉट कंप्लीट इलेक्ट्रॉन विल नॉट कंप्लीट द रेवोल्यूशन अ पाथ, इफ नॉट पाथ कंप्लीटेड करंट इंड्यूस ईएमएफ, चाहे दोनों में से कोई भी चीज नहीं बनेगी, इसलिए सर्किट कंप्लीट चाहिए। ठीक है, बोला हाँ या ना। सर फैराडे सेकंड लॉ, फैराडे साहब ने कहा कि सर जो ये ईएमएफ बनेगा ना इसका हमको मैग्नीट्यूड चाहिए, क्या चाहिए, और ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यही तो है एक तरह से, कितना फ्लक्स पास हो रहा है दिए गए टाइम में। तो बस फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, d∅dt। सर ये मॉड क्यों लगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड, क्यों, जब तक लेंस भाई साहब नहीं आया था तब तक काम ठीक था, बिना मॉड के काम चल रहा था। जैसे ही लेंस भाई साहब आए उन्होंने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, माइनस होता है। क्या होता है, क्योंकि मैंने वो कहानी बताई थी ना, चेहरा बदलने वाला भेड़िया, चेहरा बदलने वाला भेड़िया। यहां पर जो ईएमएफ है वो है आपका -d∅dt। माइनस का मतलब फ्लक्स अपोज कर रहा है चेंज को, क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो लिखिएगा सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, द मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं, कभी कभी मेरे को लगता है मैं ही भगवान हूं। हाँ सही से बताना, ऐसे झूठ में बस, फिजिक्स तो अच्छा पढ़ाता हूँ, है ना। बीच में तुम लोग लॉस्ट हो गए थे अगस्त में, है ना, वो मैं समझ जाता हूँ। टीचर को पता होता है बच्चे कहाँ जा रहे हैं, पर ठीक है ना, लॉस्ट हुए वापस आ जाएंगे, उसमें क्या टेंशन, अभी तो है हमारे पास 5 महीने। क्यों सर, फर्स्ट सेकंड चैप्टर आई विल टीच यू फ्रॉम बेसिक अगेन, दैट्स माई प्रॉमिस, कोई दिक्कत नहीं, 2 बार फिर से पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, नाम नहीं लेना, पाप लगता है। वो स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, और देविक ये तुम्हारा रुद्राज बहुत अच्छा है यार, एक्स्ट्रा नहीं है क्या तुम्हारे पास, ये तो राखी टाइप का है, हा? मेरे लिए कुछ नहीं ला सकते थे कि नहीं, सर के लिए एक ब्रासलेट ले चलते हैं। एक दोस्त स्टूडेंट था मेरा, वो गया था फॉरेन की ट्रिप पे, वो मेरे को ब्रासलेट ला के रखा था, मैं पहनता नहीं हूँ ऐसे, बट वो लाया था फ्रेंडशिप बैंड जैसा, हमने कहा ढंग का लाया था तो पहन लेता यार, तो घर पे रखा हुआ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज, अब कहीं जाओगे बाहर, मैं खुल के बोल रहा हूँ, मेरे लिए कुछ तो लाना यार, ऐसे 10 रुपये का सामान बड़ा अच्छा होता है, बच्चे लाते तो अच्छा लगता है। पहले के ज़माने बच्चे कितना सामान देते तुम यार अपने लिए, है ना। अब देखो विकास सर अमीर है, मैं नहीं अमीर हूँ, ठीक है, मेरे ला सकते हो तुम, उनके लिए मत लाना, ये सब उनके पास तो PS4 है, वो तो PS4 है, PS5 है, मैं तो जीवन में नहीं खरीदा। बिल्कुल। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मेरे पास इतना अच्छा ऑफर आया है पहाड़ों पे जाने का, सोच रहा हूँ चला जाऊँ और तुम दोनों को भी ले चलो।
नीट की तैयारी कराऊँ तुम लोगों को, उसको एनडीए की उत्तराखंड में आया मेरे को ऑफर, रुद्रपुर में बंसल क्लासेस में। मन तो है मेरा, अंदर अंदर से मन तो हो रहा है, बट मेरे सामने इस समय 70 बच्चे हैं जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ। 60-70 बच्चे तो यहीं गिना नहीं मैंने, बट इतने तो यहीं हैं। इनको कौन पढ़ाएगा? बीच में छोड़ के चला जाऊँगा तो इनकी बद्दुआएँ लगेंगी। मेरी भी एक बेटी है तो मुझे बद्दुआएँ नहीं लेनी है, इनकी बोर्ड तो करा दे हम सबका, तब तक पता नहीं अपॉर्चुनिटी फिर खत्म हो जाए। ऐसे बहुत कई बार हुआ है, बीच में अपॉर्चुनिटी आती है। एक बार आकाश में था, ऐसे ही आया था, जब मैं आकाश में गया था हो गया था सब कुछ, तो मैंने कहा बीट सेशन में तो जोड़ के आऊँगा, पढ़ा रहा हूँ मैं भी। The magnitude of induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux link with closed circuit, और ये इक्वेशन लिख देना, link with closed circuit, ये इक्वेशन लिख देना, ठीक है। E mod ये सेकंड का है, कोई बात नहीं, दोनों जगह लिख दो, कोई नुकसान तो नहीं करेगा, फिर लिख दो, कोई नुकसान नहीं करेगा। साथ ही बात, पहला वाला एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करता है, दूसरा वाला मैग्नीट्यूड फॉर्मूले के बारे में बात करता है। अब लिखना लेंस लॉ, लॉ की लेंस, कैसे कैसे नाम होते हैं, लेंस लॉ। इन्होंने कहा दिस लॉ स्टेट दैट the direction of induced current, आज इन लोगों की 3 घंटे की फिजिक्स क्लास है, आधे घंटे का ब्रेक दूंगा, मैंने बोला तो है। अच्छा 5 बजे से है ना, तुम जाओ 4:30 बजे आ जाना, खा पी के आओ कुछ। 5 से 8 क्लास इनकी आज, कल हुई थी 2 घंटे की क्लास, महा मैराथन रिवीजन क्लास, आज भी है महा मैराथन रिवीजन क्लास। आ रहा है ना, बन रहा है ना, गुड। बैग यहीं रख के जाओ, कहाँ लेके जाओगे? खाली शरीर लेके जाओ, फिर आ जाना, तुम्हारा बैग कोई नहीं छुएगा, बंद कर दो, मैं यहीं पे हूँ। दिस लॉ स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज such that it opposes the cause which produce it that is oppose the change in magnetic flux, क्या कह रहा है? जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा है। इंड्यूस ईएमएफ किसकी वजह से हो रहा है? फ्लक्स की वजह से। जो तुमको रोटी दे रहा तुम उसी को मार रहे हो, वही काम है। जिसकी वजह से इंड्यूस ईएमएफ हो रहा था फ्लक्स, उसी को ये अपोज करता है, ऐसी जिलेंस ने ये बात कही, जो कि सत्य है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है। क्या है? एक्सपेरिमेंटल। तो जब लेंस वाले में जो लिखा तुमने, उसमें जो स्टेटमेंट मतलब मैथमेटिकल लिखना है, ऐसे दोनों में क्या अंतर है बता देता हूं मैं। जो आपने पहले लिखा था उसमें मॉड था, ठीक है, वो डायरेक्शन नहीं बता रहा, वो मैग्नीट्यूड बता रहा है। क्या बता रहा है? यहाँ पे जैसे ही माइनस साइन आ गया, मैग्नीट्यूड, फिर लिखना है यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन। और मेरी उपलब्धि क्या है कि मेरे पास धीरे धीरे पीडब्ल्यू के बच्चे, आकाश के बच्चे, फिटजी के बच्चे एंड एलन के बच्चे वापस आ रहे हैं। Negative sign indicate that the direction of induced
EMF नेगेटिव साइन, यहाँ पे तो मैंने बंद कर दिया एडमिशन, यहाँ नहीं लूँगा कोई भी एडमिशन अब, 12th में एक भी एडमिशन नहीं लूँगा। द नेगेटिव साइन indicate that direction of induced EMF is such that it oppose the change in magnetic flux. अगर ये तो एक कॉइल के लिए है ना, ये तो एक ही कॉइल के लिए, ये जो फॉर्मूला किसके लिए है? फॉर ओनली वन कॉइल, है ना, फॉर ओनली वन कॉइल। ऐसा तो हो नहीं सकता कि कॉइल हो, कई सारे कॉइल हो सकते हैं। ये फॉर्मूला n कॉइल के लिए क्या बन जाएगा? n d phi बाई dt, ठीक है, d phi बाई dt। अगर ऐसा है कंडीशन, इफ पहले है फ्लक्स phi 1 और ये चेंज होके फ्लक्स बन गया phi 2 इन टाइम t, तो आपका E का फॉर्मूला एक और बन जाएगा -n d phi 1, phi 1, अरे भाई क्या कर रहा है, phi 2 बाद का ना, बाद में से पहले का घटाते हैं, तो phi 2 माइनस phi 1 बाई t, है ना, phi 2 माइनस phi 1 बाई t। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन, लगभग हर एमसीक्यू में आता है, और अभी भारत का जो पेपर हुआ है उसके पेपर में भी एमसीक्यू आया है। मैं आपको करा देता हूं आगे, एमसीक्यू में ही आएगा वो, 1 मार्कर में ही आएगा, क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है आपको मैग्नेटिक फ्लक्स का इक्वेशन दिया है 5t³ प्लस 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5 वेबर। देखा, सब लोग पढ़े हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा था मैग्नेटिक फ्लक्स, उसी में लिखा होगा तुमने। हे हाय ब्रो, किसकी जरूरत? विकास सर, रिंग टेलीफोन। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, है ना, देखा, पेट क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, आपको ये दिया हुआ है, आपको कैलकुलेट करना है इंड्यूस करंट, ठीक है। टाइम आपको दिया है 2 सेकंड के लिए, और रेजिस्टेंस दिया है आपको 5 ओम के लिए। करंट का फॉर्मूला V अपॉन होता है V अपॉन R, EMF अपॉन R। तो चलिए पहले EMF निकालते हैं। तो EMF निकलेगा आपका d phi बाई dt, तो 5 या 15t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2, पक्की बात, डेरिवेटिव। अब आपको क्या करना है, 2 सेकंड का निकालना है। किसके लिए निकालना है? एट 2 सेकंड, एट, तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 15 2 स्क्वायर प्लस 8 2 प्लस 2, 2 दूनी 4, 15 चौको 60, 8 दूनी 16 प्लस 2 कितना हो गया? 18, 18 और 16 78, पक्का 78 वोल्ट, 78 वोल्ट। ईएमएफ का एसआई भी क्या होता है? वोल्ट ही तो होता है। अब करंट चाहिए, तो करंट हो गया आपका ईएमएफ अपॉन आर। ईएमएफ कितना? 78 वोल्ट, और आर कितना? 5, कितना आ रहा भाग देने के बाद? 15.6, सॉरी 15.6 एम्पियर। ये आपका आंसर है। इजी है कि नहीं है? इजी लगता है। चलो फिर एक और करते हैं। कहां पे? डेरिवेटिव मैंने ही पढ़ाया है। नहीं, लेकिन इसने सही बोला सब। हाँ, डेरिवेटिव मैंने ही पढ़ाया है। मैं ये तो मेरी बेइज्जती कर दोगी, मैंने ही मैथ्स पढ़ाया है। चलो बता देता हूं। 5t³ है ना, 5 को बाहर लिया, हाँ हाँ, तो ये जगह 3x स्क्वायर 3t स्क्वायर, सॉरी, है ना, तो 5 या 15t स्क्वायर डिफरेंशिएट किया। आज मैथ की क्लास नहीं थी क्या? कल भी नहीं थी। ओके, हो सकता है उसका वैसे बीमार है वो लड़का, क्या नाम, आदित्य, उसी का ही पेपर है अपकमिंग। अब तो उनका पेपर तो हो गया, क्या नाम है, हरनेक। और देखा पेपर, हरनेक का देखा पेपर, ग्रुप पे अपलोड किया मैंने। उसको आपको सॉल्व करके मुझे सबमिट करना है, पहली बात तो ये। हाँ,
वो सॉल्व करना है, टेक योर टाइम, 1-1 घंटा करो और मुझे PDF फॉर्म, अरे हार्ड कॉपी सबमिट करो। पार्सल नहीं चाहिए। अगली कहानी कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइल विथ एन एवरेज डायामीटर, अ कॉइल विथ एन एवरेज डायामीटर इज 0.02 मीटर, यहां से रेडियस बना लो 0.01 मीटर, इज प्लेस परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 6000 टेस्ला, if induced EMF is 11 volt and when magnetic flux changes to 1000 Tesla in time 4 second, what is the number of turn in coil? नहीं, मैग्नेटिक टेस्ला किसकी यूनिट होती है? तो कैसे निकलेगा 5-1 निकलेगा, देखो 5-1 निकलेगा B इंटू ए से, नजरें इधर, 5-1 कैसे निकलेगा? तो यहां पे B1, एरिया तो सेम रहेगा, B1 आपका है 6000 टेस्ला और एरिया आएगा पाई आर। हाँ, phi2 कैसे आएगा सर? B2 इंटू ए से, B2 कितना है? 1000 टेस्ला, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला आपके पास है -n phi2 माइनस phi1 अपॉन टी। क्या सब कुछ यहां सब्स्टिट्यूट कर लेंगे? इसकी वैल्यू 11 है, -n हमें निकालना है, phi2 है आपका 1000 माइनस पाई आर स्क्वायर इंटू माइनस 6000 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। क्या सॉल्व कर सकते हैं सर? पाई की वैल्यू रख के, आर की वैल्यू रख के, कैलकुलेशन लेंदी है, सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 28, यानी 28 टर्न। आप अगर नेगेटिव भी आ रहा है तो भाई टर्न कभी नेगेटिव नहीं होता, तो हम लिखेंगे 28 टर्न की आवश्यकता है। बोलो हाँ या ना? तो सॉल्व कर लो, मैं मना तो नहीं कर रहा। रिकॉर्डिंग रोक दिया जाए, इसके बाद आप जिज्ञासा रुकेंगी, प्रैक्टिस करेंगी, ठीक।